चलिए अब शुरू करते हैं नया यूनिट। काफ़ी बड़ा यूनिट है ये हीट वाला भी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें सबसे पहले जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो कैलोरीमेट्री है। वैसे तो सबसे पहला चैप्टर क्या होना चाहिए, थर्मोमेट्री, लेकिन थर्मोमेट्री हम सबसे लास्ट में रखेंगे, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो चैप्टर है आपका कैलोरीमेट्री। पहला क्वेश्चन हो गया कि टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, कौन बताएगा व्हाट इज टेम्परेचर, ये पहला क्वेश्चन है। टेम्परेचर की जो सबसे ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है वो टेम्परेचर इज बेस फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल में आती है ना ये, लेंथ मास टाइम उसी में ये शामिल है। तो टेम्परेचर इज बेस फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये वो डेफिनेशन है जो बहुत चलती है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये वो डेफिनेशन है जो आप जो है इस क्वेश्चन का रियल आंसर देने से बच रहे हो, कि टेम्परेचर एक वो फिजिकल टर्म है जो कि हॉटनेस और कोल्डनेस को हमें फील कराता है। ठीक है, डेफिनेशन सही है, लेकिन जो बड़े क्लास की डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है। अब यहीं पर एक चीज़ और बता दें कि इट्स, जब ये बेस फिजिकल क्वांटिटी में आ गई तो इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन, केल्विन इसका एसआई यूनिट है। तो अब जरा देखिए बड़ी क्लास की डेफिनेशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होता है। तो आंसर है कि जो टेम्परेचर है इज फंक्शन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। ये है बड़े क्लास की डेफिनेशन। जिन लोगों के पास में वाइब्रेशनल एनर्जी है उन्हीं के पास टेम्परेचर है। सन के पास टेम्परेचर है, जबरदस्त वाइब्रेशनल एनर्जी है, लगातार जो है उसका जो भी मटेरियल है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। आपकी बॉडी में टेम्परेचर है, आपकी बॉडी में कौन सी एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है। भाई आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ना, वाइब्रेट कर रहा है, और जो भी आपके जो उसी से रिलेटेड जितने भी आपके जो है बॉडी पार्ट्स हैं वो सब किस मोशन में, वाइब्रेशनल मोशन में। अच्छा, दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है? आंसर है ऐसा तो कोई नहीं है। सोच के देखो। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के पास में वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत कम हो तो वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, कम। जैसे कि जो दीवार बनी हुई है क्लासरूम की, इसके पास में भी क्या वाइब्रेशनल एनर्जी है? हाँ, पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशनल है, पूरा यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है। तो जब पूरा यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है तो आप जरा सोच के बताओ ना कि टेम्परेचर कहाँ नहीं है, लगाओ दिमाग अपना। तो कोई जगह मिलेगी नहीं, बस तुम्हें केवल ये मिलेगा कहीं पर ज़्यादा है और तो कहीं पर कम है। और जहाँ पर बहुत बहुत कम है वहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी भी इतनी कम है कि आपको फील ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब अपनी बॉडी से आप ज़रा कंपेयर कर लो। आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है तो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो बहुत, जब आप इत्मीनान से बहुत कंसंट्रेट होकर के अगर आप अपने कंसंट्रेशन को थोड़ा सा फोकस करो तो आपको अपनी बॉडी के वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे, नहीं होने लगेंगे। लेकिन अगर मैं जो है दीवार के वाइब्रेशंस को फील करना चाहूँ तो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो क्या है, बहुत कम है। ये जो मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, इसके जो एटम्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ना तो इसको पकड़ने में कोई परेशानी हो रही है और ना ही मुझे कोई फीलिंग आ रही है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी इसकी क्या है, बहुत बहुत कम है।
तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है टेम्परेचर की वो यही है कि एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो फंक्शन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी है। मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी किस वजह से है? जवाब है टेम्परेचर की वजह से है। और यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये ना हो। हाँ, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है। तो इसको लिख सकते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू, मुझे नहीं लगता कि आपको वाइब्रेशनल एनर्जी को लेकर के कोई समस्या होगी। वाइब्रेशन एनर्जी, पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो यू कैन सी दिस, ठीक है ना। तो उसके पास में जो है वाइब्रेशंस हैं, आप जानते हो कि हाँ ये वाइब्रेट कर रहा है। स्प्रिंग वाला पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो भी आप देख सकते हो। मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, क्या आप देख सकते हो? नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा सा फोकस बनाऊंगा तो यस, हमारी बॉडी किस मोशन में है? वाइब्रेटरी मोशन में है। इस यूनिवर्स की हर चीज़ वाइब्रेटरी मोशन में है। सन वाइब्रेटरी मोशन में है, आपका जो मून है वो वाइब्रेटरी मोशन में है, जो आपकी अर्थ है वो वाइब्रेटरी मोशंस में है। जब उसका वाइब्रेटरी मोशन बहुत बढ़ जाता है तो वही क्या बन जाता है? अर्थक्वेक बन जाता है, ठीक है ना। आपका जो सी है, समंदर, वो वाइब्रेटरी मोशन में है। जब उसका वाइब्रेटरी मोशन बहुत बन जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है? सुनामी बन जाता है, ठीक है ना। अगर हमारी बॉडी की वाइब्रेटरी मोशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं तो बिल्कुल समस्या हो जाएगी, तुरंत आप गोली लेने लगोगे। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर है तो भी समस्या है और कम है तो भी समस्या, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी को बनाता है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी का फीचर जो फॉर्म करता है वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर। तो यहाँ पर वही लिखा जा रहा है कि वाइब्रेशनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एफ माने फंक्शन, ये मतलब है इसका। और मोर टेम्परेचर मीन्स मोर वाइब्रेशनल एनर्जी। मोर वाइब्रेशनल एनर्जी, सन से भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले हमारे पास स्टार हैं। और अगर लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर का मतलब हो गया लो टेम्परेचर। मोर टेम्परेचर मीन्स मोर वाइब्रेशनल एनर्जी और लो टेम्परेचर मीन्स लो वाइब्रेशनल एनर्जी। ये क्लियर है बात? अब टेम्परेचर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो अभी तक पता नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू स्टिल नॉट नोन, कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, ये नहीं पता आज तक। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलते हैं 0 केल्विन। और 0 केल्विन ये है आपका मिनिमम टेम्परेचर। हो सकता है कि इससे कम टेम्परेचर की वैल्यू जो है अभी नहीं मिली है और ना ही मिलेगी, ऐसा लॉजिकल है। तो क्या लॉजिक है वो अभी आगे आएगा। जैसे अगर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जाए, प्रेशर और टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनाएं, अभी हम बना के नहीं दिखाएंगे कि कैसे बनता है, ये सब नहीं बताएंगे, केवल बनाते हैं ग्राफ। ये प्रेशर, तो ये ग्राफ यहां पर रहता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये टेम्परेचर आता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? 0। प्रेशर क्या हो जाता है? 0। और क्या हम में से कोई भी नेगेटिव प्रेशर के बारे में सोच सकता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता। जितना फिजिक्स अभी तक आ पाया है, जितना फिजिक्स जान पाया है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। फिजिक्स तो बिल्कुल ये इस बात के लिए तैयार रहता है कि आज हम कुछ बता रहे हैं, हो सकता है कल को एक नई डिस्कवरी और वो फेल हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अभी तक की जो नॉलेज है, उस नॉलेज के बेस पर अगर हम बात करें और प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर जा कर के ग्राफ कटता है।
और इस टेम्परेचर की वैल्यू है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें इसके नीचे जाना है, सपोज कर लो, थोड़ा सा होता तो नहीं लेकिन चल के देखते हैं। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं ऐसे, तो कोई ना कोई टेम्परेचर ये होगा और इसके लिए प्रेशर ये होगा, तो नेगेटिव प्रेशर होता ही नहीं है। मतलब अभी तक जो नॉलेज है, नेगेटिव प्रेशर कुछ होता ही नहीं है। तो जब नेगेटिव प्रेशर ना किसी ऑब्जेक्ट का होता है, ना किसी बॉडी का होता है, ना किसी सिस्टम का होता है, ठीक है, एंड दैट इज वाई वी कैन से कि इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू है वो अभी तक नहीं पता है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू जो कैलकुलेट हो चुकी है लॉजिकल तरीके से, उस तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, अभी भी जो है हम इस वैल्यू पर प्रैक्टिकली नहीं पहुंच पाए हैं, मैथमेटिकली केवल अचीव किया गया है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो कैसे अचीव किया गया, मैथमेटिकल। काफ़ी इसके क्लोज जाया जा चुका है, इसके काफ़ी क्लोज हम जा चुके हैं, बट अभी भी इस वैल्यू तक जाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमें मिला है, वैसे तो अभी तक मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू अभी तक पता ही नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन पर्सनालिटी ने जो मैक्सिमम टेम्परेचर लैब के अंदर डेवलप किया है वो 10⁸ है, 10⁸ केल्विन। यानी कि हम अपने एक्सपेरिमेंट से 10⁸ केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर डेवलप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हम इस टेम्परेचर के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, बट इस टेम्परेचर पर पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन मैथमेटिकली ये कैलकुलेशन बता देती है कि जब कभी भी किसी तरीके से हम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वैल्यू पर पहुंचेंगे तो कितनी होगी, 273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी को 0 केल्विन कहते हैं, और इसी वैल्यू को जो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहा जाता है। फिर से आप देखें, व्हाट इज टेम्परेचर, ये क्वेश्चन है, ये रही उसकी काम चलाओ डेफिनेशन कि बस आप क्वेश्चन का आंसर देके निकल गए कि टेम्परेचर इज ए बेस फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल में आती है, विच गिव्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो जिससे हमको गर्म और ठंडे का एहसास होता है वो टेम्परेचर कहलाता है, इसका SI यूनिट केल्विन होता है। ये है वो डेफिनेशन जो आपकी क्लास की है, आपके 11th क्लास की, आपके लेवल की है, कि टेम्परेचर वो फंक्शन है जो वाइब्रेशनल एनर्जी बनाता है। तो इस यूनिवर्स में जिन लोगों के पास में कंपन वाली एनर्जी है उन सबके पास टेम्परेचर है। सोच के देखते हैं तो पता चलता है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास वाइब्रेशन की एनर्जी ना हो। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिसमें वाइब्रेशन की एनर्जी ना हो, हर चीज़ वाइब्रेशन कर रही है। जो ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है उनके पास ज़्यादा टेम्परेचर है। जब आप बर्तन में पानी को रखते हो तो पानी किस में है, वाइब्रेशन में है, बट अभी साइलेंट तुम्हें दिख रहा है क्योंकि उसके वाइब्रेशन कैसे हैं, बहुत लो हैं। और जैसे आपने उसको बर्नर के ऊपर रखा, थोड़ी देर में देखो फिर कैसे नाचता है वो, आप देख भी सकते हो। उस समय टेम्परेचर उसके पास कैसा होता है, ज़बरदस्त। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि एक गिलास में पानी रख दिया गया, बस रूम पर पानी रखा हुआ है, इस रूम का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अब हम एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पे उस पानी को ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो उससे ज़्यादा है, जब सपोज कर लो कि 100 के आसपास है, तो आपको पानी नाचता हुआ दिखाई देगा, वाइब्रेशन करता हुआ दिखाई देगा। तो जहाँ पर वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और जहाँ पे लो है वहाँ पर लो है। अब अगर हम आइस की बात करें जो तुम्हें ठंडी लगती है, तो इसका मतलब उसके पीछे उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है वो कैसी है, बहुत पुअर है। इसीलिए वो आपके टेम्परेचर को, उसके टेम्परेचर को आपने इतना कम नोटिस किया है कि वो आप उसको ठंडा बोल रहे हो। यानी इस वाली डेफिनेशन में टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज़्यादा, ना ठंडा ना गर्म, वो तो ह्यूमन पर्सन की जो सेंसिटिविटी है स्किन की, उसने उसको डिफाइंड कर दिया कि आइसक्रीम को टच किया तो आपको ठंडा लगने लगा, और पानी, उबलते हुए पानी को टच किया तो क्या हो गया, गर्म।
फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें कि भाई आइसक्रीम का क्या है, तो आंसर है कि बहुत पुअर वाइब्रेशनल एनर्जी है एंड दैट इज़ वाई बहुत लो टेम्परेचर है। और बॉइलिंग वाटर का क्या है, बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशनल एनर्जी, इसलिए टेम्परेचर कैसा है, हाई है। उसके बाद फिर ये कुछ बेसिक्स कि मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू स्टिल नॉट नोन, अभी तक कितनी वैल्यू मैक्सिमम होती है टेम्परेचर की नहीं पता, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस है, इसी को 0 केल्विन भी कहते हैं और आगे जाकर के इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। फिजिक्स में जिसके नाम में एब्सोल्यूट लग जाए ना, इसका मतलब है वो अमर हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट जिसके नाम में लग जाता है उसका मतलब ही यही होता है। जैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्युटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब कुछ भी कर लो आप इसको बदल नहीं सकते, ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के पहले एब्सोल्यूट लगाया जाता है। एब्सोल्यूट का मेन मीनिंग ही यही होता है कि एब्सोल्यूट अगर लग गया मतलब वो बिल्कुल यूनिवर्सली जो है वो क्या हो गया, अमर हो गया। तो इस टेम्परेचर को बोला गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में वो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन की स्केल में वो कितना है, जीरो। एंड दैट इज वाई हम लोग एसआई में केल्विन को ही फॉलो करते, तो जीरो केल्विन को फॉलो करेंगे, तो एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि जो अभी तक हमारे पास मैथमेटिकली, हमारे पास प्रैक्टिकली, हमारे पास कंसेप्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इससे नीचे का टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा हमने अभी देखा, ठीक है, नोट करिए। व्हाट इज हीट एनर्जी? व्हाट इज हीट एनर्जी? हीट एनर्जी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए, हीट एनर्जी क्या है? अब इसकी भी पहले वो डेफिनेशन देखते हैं जो जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी होती है। कैलोरी ने हीट एनर्जी की डेफिनेशन क्या दी? अकॉर्डिंग टू कैलोरी, कैलोरी ने जो हीट एनर्जी की डेफिनेशन दी वो ये थी कि हमारे पास में 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, थर्मामीटर बन ही चुके थे, और ये जो वाटर है ये थर्मामीटर लगा दिया, तो ये 14.5 डिग्री सेल्सियस पर है। अब इसके पीछे का भी फिजिक्स है कि वाई ही काउंट 14.5 डिग्री सेल्सियस, बट अभी उस पर बात नहीं करनी हमें। तो कह रहे हैं कि इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस होने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी का नाम क्या है? हीट एनर्जी। तो जरा डेफिनेशन लिखें, अकॉर्डिंग टू कैलोरी, रिक्वायर्ड एनर्जी is called heat energy, which rises temperature, या changes लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, which changes temperature of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। मैंने गलत लिखा अभी। रिक्वायर्ड हीट एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी विच चेंजेस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू, ये है इनके अकॉर्डिंग हीट एनर्जी की डेफिनेशन। और यही डेफिनेशन बहुत हम लोगों ने पढ़ी भी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, बट ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? ओरिजिनल डेफिनेशन जो हीट एनर्जी की है वो ये है कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस
ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनिवर्सल डेफिनेशन इस समय बोर्ड पे लिखी जा रही है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। सन ने जो हमारी अर्थ को संभाल रखा है, आप सन की हीट एनर्जी की तो आप समझते कितना यूजफुल है प्लांट्स के लिए, हमारे लिए, सब सन से ही काम चल रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, अर्थ का और सन का टेम्परेचर डिफरेंस है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच जो एनर्जी ट्रांसफर है, दैट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। अब यहां पर हमारे और तुम्हारे बीच में ये ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं है। बोलो, अगर ऐसा होता तो फिर क्या कहने थे यार। भाई हम इनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास में जो एनर्जी है वो हम ले लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है जैकेट की। या ऐसे कुछ चमत्कारी लोग होते जिनका जो है, जिनसे हीट एनर्जी ली जा सकती हो, तो उन्हीं को अपना जो है खड़ा कर देते हैं, पूरा रूम गर्म हो रहा। भाई अब यहाँ पर जो है हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम नहीं कह सकते नहीं हीट एनर्जी आपसे हमको मिल रही है, हमसे आपको मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे और तुम्हारे में टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है। और वहीं पर अगर रूम हीटर लगा दिया जाए तो एवरीवन से कि नाउ द एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स मी, तो अब उसके और तुम्हारे बीच में क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, इवन हमारे और इस लाइट के बल्ब के बीच में उतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। भाई मान लो अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम अपने बल्ब से लाइट भी ले लें और क्या ले लें? हीट ले लें। लेकिन हीट लेना है तो हीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लाइट लेनी तो फिर बल्ब यूज करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हीट। तो फॉर द सन वर्सेस अर्थ वी से हीट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द अर्थ। क्लियर है ना ये बात? अब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो आपके पास कितनी पहुंचेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एज वेल एज द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ज़्यादा होगी, अब मान हीटर इस रूम में चल रहा है और आप यहाँ से 2 किलोमीटर बैठे हो, तो कहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। डिस्टेंस क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर उस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं जैसा कि हमारी अर्थ पर है। वो रही ओरिजिनल डेफिनेशन कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। एक ही बॉडी के अलग अलग हिस्सों के टेम्परेचर भी अलग अलग हैं, तो भी एनर्जी का जो फ्लो है वो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। भाई सर्दी हुई तो आपने अपना सर ढक लिया, पूरा मुंह ढक लिया। अब आपने क्या किया? आपने इस वाले पार्ट को बाकी पार्ट से क्या कर दिया? टेम्परेचर डिफरेंस में ला दिया। तो अब यहां वाले पार्ट से जो एनर्जी का ट्रांसफर, हीट एनर्जी का ट्रांसफर है, वो तुम्हारी पूरी बॉडी में हो रहा है, तो आप ठंड से बच गए, ग्लव्स पहन लिए। ठीक है ना? तो ये जो बेसिक फंडा है टेम्परेचर डिफरेंस का, वही काम करता है। क्लियर ये बात? अरे बोलो यार। ओरिजिनल डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन। अब आगे सुनना। अगर हम कैलोरी की इसी डेफिनेशन को जनरल वे में बना दें, भाई कैलोरी क्या ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं। कैलोरी स्पेशली क्या ले रहा है? 14.5 ले रहा है। अरे 16 से 17 ले लो, बट इसके पीछे की भी फिजिक्स है कि भाई ही कंसीडर की 14.5 से 15.5। कभी बात कर लेंगे उसके बारे में। अब देखो मैं इस पूरी डेफिनेशन को जनरल बना देता हूं, ध्यान देना। रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एनर्जी। हम लोग उसको स्मॉल एस से लिखेंगे। मैं इसी की नकल कर रहा हूं, जहां जहां चेंजेस है वहां देखो। यहां था हीट एनर्जी, यहां पे लिखा स्पेसिफिक हीट एनर्जी, सिंपली स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एनर्जी विच चेंजेस टेम्परेचर बाई
1 डिग्री सेल्सियस ऑफ गिवन यूनिट मास मटेरियल। अब ये हमारी ये डेफिनेशन हर जगह फिट कर दो। कोई भी मटेरियल है, तुमने कहा सर हमारे पास में मिल्क है, तो मटेरियल मिल्क के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारे उस मिल्क की स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। किसी ने कहा सर हमारे पास में तो जो है कॉपर मटेरियल है, तो कॉपर मटेरियल यूनिट मास ऑफ कॉपर मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर देने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। आप देखो ना, ऊपर की डेफिनेशन को हमने जनरलाइज कर दिया तो क्या बन गया? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमने इसको एस में एस से लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन। ठीक है, जब हम स्पेसिफिक हीट की पढ़ाई करेंगे गैसों के लिए, अभी हम बात करेंगे लिक्विड और गैस के, लिक्विड और सॉलिड के लिए, तो जब हम, चूंकि गैसों में हमको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए इन केसेस ऑफ गैसेस स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को हम लोग सेम रखेंगे। बस यहां पर आ जाएगा यूनिट मास मटेरियल की जगह पे आएगा यूनिट गैस, यूनिट मास वाली गैस। ठीक है, और यहां पे तब हम लोग सी से लिखेंगे, स्मॉल वाले सी से। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी स्मॉल एस, आल्सो कॉल द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। अब जरा ध्यान देना, इसी को मैं आगे मूव कराता हूं, ध्यान देना इधर। फॉर मास बराबर 1 यूनिट, फॉर मास बराबर 1 यूनिट एंड टेम्परेचर चेंज बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, रिक्वायर्ड हीट इज इक्वल टू एस। यही तो हुआ। अगर आपके पास में कोई यूनिट मास की चीज है और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बदल देना चाहते हो, तो जो रिक्वायर्ड हीट एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो क्या नाम है? एस। उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो अगर हमारे पास में मास एम हो, एम यूनिट, और हम टेम्परेचर चेंज चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस का ही, तो रिक्वायर्ड हीट कितनी हो जाएगी? एमएस हो जाएगी ना, पक्का। ये जो एमएस आया, एमएस इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। इसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। अभी नाम जानो, बाद में सिंबल भी डिसाइड करेंगे। तो थर्मल कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट और गिवन मास का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? थर्मल कैपेसिटी। अब इसी लाइन को मैं दोबारा लिखता हूं, ये इस लाइन को दोबारा लिखता हूं, देखना भाई। फॉर मास एम यूनिट, फॉर मास बराबर एम यूनिट एंड टेम्परेचर चेंज बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, रिक्वायर्ड हीट, तो रिक्वायर्ड हीट इज इक्वल टू हो गया एमएस। ठीक है, तो अगर हम यहां लिखें फॉर मास बराबर एम यूनिट एंड टेम्परेचर चेंज बराबर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, तो रिक्वायर्ड हीट कितनी हो जाएगी? एमएस डेल्टा टी। नहीं हो जाएगी? एम मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदला है, तो रिक्वायर्ड हीट एमएस है, तो डेल्टा टी के लिए एमएस डेल्टा टी। ठीक, तो यहां पर देखिए यूनिटरी मेथड से हमने एक फार्मूला निकाल दिया, रिक्वायर्ड हीट
अगर हम उसको कैपिटल Q से लिखें तो बराबर है ms डेल्टा T। अब इस फार्मूले में जो m है वो क्या है, गिवन मास, और जो S है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन मटेरियल, स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन मटेरियल या गिवन मास। वो क्या होती है, लिखा जा चुका, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर डिफरेंस। और फिजिक्स में डिफरेंस कैसे निकलता है, टी फाइनल टी इनिशियल। अब देखिएगा यहां पर अगर हीट दी जा रही है तो टी फाइनल ज्यादा होगा, तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, और डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तो क्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर इस फार्मूले को लगाने पर क्यू पॉजिटिव आया है तो यानी कि उसने हीट ली है जिसके लिए आया है। और अगर वहां से हीट दी जा रही है, वहां से जहां, जैसे मान लीजिए कि हम इनसे हीट ले रहे हैं, तो जिससे हीट ले रहे हैं उसके बारे में सोचो, उसका टी फाइनल छोटा हो जाएगा, टी इनिशियल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए कि हमने इससे हीट ली, इस सेल फोन से हीट ली, अभी सेल फोन का टेम्परेचर 30 है, तो हीट लेने के बाद क्या जाएगा, कम 20 हो जाएगा। फाइनल वाला क्या हो गया 20, इनिशियल वाला क्या हो गया 30। आओ यहां पर फाइनल का 20, इनिशियल का 30, डेल्टा टी नेगेटिव आया, यहां नेगेटिव रखो तो क्यू नेगेटिव आ गया। तो अगर इस फार्मूले को कैलकुलेट करने से क्यू नेगेटिव है तो उसने हीट दी है, और अगर क्यू पॉजिटिव है तो उसने हीट ली है। जिसके लिए भी तुम बात कर रहे हो, तुमने कहा कि हम तो बात कर रहे थे इस बॉक्स के लिए, तो बॉक्स का कैपिटल क्यू निकाला और पॉजिटिव आया, तो बॉक्स को हीट मिली है, इस बॉक्स ने हीट ली है। और अगर हमने बॉक्स का कैपिटल क्यू निकाला और नेगेटिव आ गया तो बॉक्स ने हीट दी है। क्लियर ये बात। तो आ जाइए जरा डेफिनेशन बना डालिए। पहला क्वेश्चन आपका था व्हाट इज टेम्परेचर, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज हीट एनर्जी। क्वेश्चन लिखो भाई, व्हाट इज हीट एनर्जी, ये क्वेश्चन है आपका। आंसर ये लिखो भाई, ये रही ओरिजिनल डेफिनेशन। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। एनर्जी तो मेरी साउंड की भी फ्लो कर रही है, दैट इज नॉट द हीट एनर्जी। वो फ्लोइंग एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस से आ रही है, दैट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। केवल इस क्वेश्चन को लिखो और फिर इस आंसर को लिख लो, इतना काम हो जाए तो बताओ मुझे। डन। उसके बाद हेडिंग डालो 1 कैलोरी हीट एनर्जी। 1 कैलोरी हीट एनर्जी। ये 1 कैलोरी हीट एनर्जी क्या होती है, 1 कैलोरी हीट एनर्जी। क्या है इसकी डेफिनेशन, ये कैलोरी साइंटिस्ट के जो है 7वें डेफिनेशन ये दी गई है। तो जरा देखो, इसी को मैं थोड़ा सा बना करके आपको लिखाने में हेल्प करता हूं। व्हाट इज 1 कैलोरी हीट एनर्जी, इट इज सच रिक्वायर्ड ऑफ हीट एनर्जी। सुन लो पहले, इट इज सच रिक्वायर्ड ऑफ हीट एनर्जी विच चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे आप इसमें, इट इज सच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इट इज सच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which changes temperature of 1 gram water, which changes temperature of 1 gram water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, which changes temperature of 1 gram water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius। ठीक। उसके बाद में एक नोट लिखो, इसी को तो बताने जा रहा हूं।
एक नोट लिखो। तो जरा देखिए उस नोट में क्या लिखना है। 1 कैलोरी, सुन लो पहले, 1 कैलोरी की जो डेफिनेशन है उसी को जनरलाइज कर दो। 1 कैलोरी डेफिनेशन में मास कितना लिया गया है? 1, लेकिन मटेरियल कौन है? वाटर। तुमने कहा कोई भी चलेगा। 1 कैलोरी हीट में टेम्परेचर का चेंज कितना आया है? 1 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर हम वहां पर 1 कैलोरी हीट की डेफिनेशन को जनरलाइज करें, 1 कैलोरी हीट की डेफिनेशन को तुम बताओ क्या है? रटने वाले अंदाज में नहीं, तुम बोलोगे 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए, भाई 14.5 से 15.5 में जाओ, कितने का आया? तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो हीट लगा वो क्या है? 1 कैलोरी। अब इसी बात को ऐसे सुनो, 1 ग्राम मास के लिए टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बदल दिया जाए तो जो हीट लगेगी वो क्या है? स्पेसिफिक हीट। तो इस वाली डेफिनेशन में मेरे पास जो मास है वो कितना है? 1 ही है, लेकिन अब वो कोई भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, पानी नहीं भी हो सकता है। वही देखो लिखा हुआ है, अभी मैं इसको और अच्छे से लिखाऊंगा। स्पेसिफिक हीट क्या है? वो एनर्जी, स्पेसिफिक हीट एनर्जी बन जाती है जो कि टेम्परेचर बदलती है कितना, लेकिन किसका? यूनिट मास का। लेकिन 1 कैलोरी में वो यूनिट मास कौन सा होगा? पानी, वाटर एंड वाटर के अलावा कुछ और नहीं। और स्पेसिफिक हीट में वो कुछ भी होगा। ठीक है, नोट को लिखो। जैसे कोई भी मटेरियल होगा तो उसका 1 यूनिट। अब 1 यूनिट में कुछ बच्चों के मन में ग्राम आ रहा है। अब देखो यहां पर भी तुम अपना जो है डिस्कशन देख लो। जैसे जब स्पेसिफिक हीट में है, हमने लिख दिया यूनिट मास, तुमने कहा सर 1 किलोग्राम, हमने कहा डन। इन्होंने कहा 1 ग्राम, हमने कहा डन। तुम्हारी अपनी अप्रोच में 1 किस में? किलोग्राम में है, ग्राम में, वो डन हो गया। लेकिन जब कैलोरी में जाओगे तो वो हमेशा क्या होगा? 1 ग्राम। और जब कैलोरी में जाओगे तो वो चीज केवल क्या होगी? वाटर। तो जो नोट लिखने जा रहा हूं मैं, क्या लिखने जा रहा हूं समझ लेना, कि जब हम 1 कैलोरी की डेफिनेशन को जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज इन द सेंस 14.5 से 15.5 क्या है यार? 1 डिग्री बोलो, कि 1 डिग्री का चेंज, ये जनरल हो गया ना। तो जब हम 1 कैलोरी की डेफिनेशन को जनरलाइज कर देते हैं, जहां पे वाटर है वहां पे कोई भी मास लिख लो, कोई भी मेटेरियल ले लो। जहां पे आप 1 ग्राम ले रहे हो वहां पे क्या लिख दो? 1 यूनिट। देखो जनरलाइज करने का तरीका, जहां पर लिखा है 1 ग्राम वहां पे क्या लिखो? 1 यूनिट। जहां पे वाटर लिखा है वहां पे लिखो एनी मटेरियल। और जहां पे 14.5 से 15.5 लिखा वहां पे क्या लिखो? 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज। हो गया जनरल। तो ये क्या बन जाता है? स्पेसिफिक हीट। तो लिखो आप इसमें नोट में, जब हम इसी तरह से लिखो, आप अपने लिए खुद बना रहे हो, जब हम 1 कैलोरी डेफिनेशन को जनरलाइज कर देंगे, जब हम 1 कैलोरी डेफिनेशन को जनरलाइज कर देते हैं या कर देंगे, then we have definition of specific heat, अंडरलाइन कर देना, then we have definition of specific heat, then we have definition of specific heat, ब्रैकेट में स्मॉल s, ब्रैकेट में स्मॉल s। अब हेडिंग डालो स्पेसिफिक हीट। कभी भूल जाओ तो अपनी तरफ से बना भी सकते हो। स्पेसिफिक हीट हेडिंग डाल दीजिए। हाँ देखिए भाई इधर 1 कैलोरी की डेफिनेशन में मटेरियल क्या था? वाटर था। तो हम अपनी डेफिनेशन में वाटर हटा करके क्या लाएंगे? मटेरियल। ठीक। 1 कैलोरी की डेफिनेशन में 14.5 से लेके कितना था? 15.5, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज। इसको हटा करके इसको लाएंगे। 1 कैलोरी की डेफिनेशन में मास कितना था? 1 ग्राम। हम इसको हटा करके m बराबर क्या लिखेंगे? 1 यूनिट। डन। तो बनाओ डेफिनेशन, क्या बनेगी? स्पेसिफिक हीट आपकी आ चुकी है ना, हेडिंग आ चुकी है, बोलो
तो अब जरा देखो डेफिनेशन बनाते हैं भाई। स्पेसिफिक हीट साथ साथ लिख सकते हैं आप। स्पेसिफिक हीट ब्रैकेट में स्मॉल एस इज सच रिक्वायर्ड हीट एनर्जी which changes all you capable to form own definition। आप अपनी खुद की डेफिनेशन बना सकते हो। तो स्पेसिफिक हीट इज सच रिक्वायर्ड हीट एनर्जी विच चेंजेस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ गिवन यूनिट मास मटेरियल। खत्म हो गई। सही है। अब यूनिट मास मटेरियल कौन सा, जो तुमको पता हो, जिसके बारे में बात करनी है। ठीक है। अब आप देखिए इसका जो एसआई यूनिट है और सीजीएस जो यूनिट है, पहले सीजीएस की बात कर लेते हैं। यहां से निकालो तो यहां से एस बराबर आएगा Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो ये Q क्या हो गया, हीट एनर्जी कैलोरी, M क्या हो गया ग्राम, डेल्टा टी क्या आ गया पर डिग्री सेल्सियस। बना लोगे ना, डेफिनेशन खत्म हो गई। इसके आगे ये काम करिए यहां से यहां तक। ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है और हीट एनर्जी Q का फार्मूला ms डेल्टा टी कैसे आया है ये देखा आपने।